हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन एंड टाइम। आपने जैसे क्लास 6 में पढ़ लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस कैसे थे, है ना। कुछ आपने स्ट्रेट लाइन का पढ़ा था, जो रेक्टिलिनियर मोशन कह रहे थे, किसी एक सीधे पाथ में जा रहा था आदमी कोई, है ना। किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी चीज़ ट्रेवल कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में रहती है। फिर सर्कुलर भी देखा था, जो हम लोगों ने फ़ैन देखा था, फ़ैन कैसे कुछ सर्कल में घूम रहा था। फिर पीरियोडिक मोशन भी देखा था, जो एक अपने मोशन को किसी यूनिट टाइम में बार बार यूनिफॉर्म टाइम में अपने जो है उतना ही मोशन फिर से कर रहा हो, तो ऐसा कुछ पीरियोडिक मोशन था अपना। आप लोग क्लास 6 में की इस चैप्टर में जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमने क्या वहाँ पे देखा था। फिर हम लोग देखेंगे कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। आप यहाँ पे जाके आप देखिए क्या चीज़ था इसमें, है ना। फिर टेबल 9.1 में हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा किस मोशन में है, तो उसको चलिए देख लेते हैं एक बार, इससे रिकैप हो जाएगा आपका। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। अब अगर सोल्जर्स किसी जगह पे परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, तो एक सीधे स्ट्रेट वे में स्ट्रेट लाइन में कर रहे होंगे, तो ये आपका रेक्टिलिनियर होगा या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा आपका, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। फिर बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अब स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है बुलक कार्ट, तो ये भी रेक्टिलिनियर हो गया। फिर हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। अब जो एथलीट होता है, कोई खिलाड़ी है, वो रेस के टाइम में उसके हाथ कैसे कुछ आगे पीछे से होते रहते हैं ना, कुछ एक निश्चित टाइम पे, तो पीरियोडिक मोशन हो गया ये। ओके। फिर पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन। अब अगर कोई साइकिल की जो पैडल होती है, किस तरह से आप लोग चलाते हो जब तो कैसे घूमती है, सर्कल बनाती है ना, तो कुछ ये सर्कुलर मोशन हो गया आपका। फिर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जो है अर्थ कैसे घूमता है, 365 दिन में एक साल कवर करता है, तो कुछ एक टाइम पीरियड में अपना कवर कर रहा है, फिर पाथ वापस से वो जो है जा रहा है ना, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन होगा। फिर मोशन ऑफ अ स्विंग। अब एक स्विंग का मोशन कैसा होता है, ये ऑसिलेटरी होता है। ऑसिलेटरी अभी आप आगे चल के पढ़ोगे क्या चीज़ है। ऑसिलेटरी भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। फिर मोशन ऑफ अ पेंडुलम। जो पेंडुलम का मोशन होता है वो भी ऑसिलेटरी होता है, और उसको भी हम लोग पीरियोडिक कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी पीरियोडिक आप लिख सकते हो, ऊपर वाला भी पीरियोडिक था आपका। ओके, तो ये सभी पीरियोडिक मोशन थे आपके। ये सर्कुलर मोशन था आपका, यहाँ भी पीरियोडिक मोशन था। फिर रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम लोग ये चीज़ तो जानते ही हैं कि कोई ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रहा होगा, कोई धीमा मूव कर रहा होगा, है ना। कोई स्लो चल रहा होगा, कोई बहुत तेज चल रहा होगा, तो इस तरह के भी मोशन में उनमें चेंज होगा। तो स्लो और फास्ट कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तेज है, कोई ऑब्जेक्ट धीमा है, ये कैसे हम लोग जान पाएंगे। हम लोग जानते हैं कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो तेज़ चलते हैं, कुछ जो होंगे वो रिलेटिवली तेज़ चलेंगे किसी से, बाकी से धीमे चलेंगे, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। फिर इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। अब अलग अलग समय पे, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, कभी आप तेज़ चला रहे होगे, कभी आप धीमे चला रहे होगे, तो एक ही जो व्हीकल है आपका वो तेज़ भी चल सकता है, धीमे भी चल सकता है। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्ट्स रखने हैं मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, जो रेक्टिलिनियर मोशन में हो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की आपको 10 ऑब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट बनानी है। फिर आपको उसको ग्रुप करना है उसके मोशन के अकॉर्डिंग, कि कौन सा तेज चल रहा है, कौन सा धीमे चल रहा है, उसको ग्रुपिंग करनी है उसकी। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। अब आप कैसे यहाँ पे आप जब ग्रुपिंग करोगे तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका जो 10 में से कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, कौन सा धीमे चल रहा है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन इजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन दी अदर। अब अगर एक रोड पे कोई गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हम लोग देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा तेज चल रहा है, कौन सा धीमा चल रहा है। कैसे, उसके लिए हम लोग नीचे एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हम लोगों को एक यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें हम लोगों को देख के बताना है कि कौन सा व्हीकल आपका तेज चल रहा है, कौन सा बहुत धीमा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका आपका पिक्चर ले लिया गया एक समय का। इसमें आपकी व्हीकल्स आप देख लीजिए, ये अलग अलग कलर्स की इसीलिए दी हुई हैं जिससे आपको आसानी हो। फिर यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये जो ग्रीन वाला है, ये सबसे तेज़ी से आगे निकल के आया है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बाकी सब अपनी ही जगह पे लगभग लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी ये वाला है, ये सबसे पीछे था, सबसे पीछे ही है, ठीक है। तो ये आपका फास्टेस्ट, ये आपका सबसे तेज़ चल रहा है।
और ये आपका सबसे धीमे चल रहा है। तो इस एक्टिविटी की मदद से आप जान गए कौन सा अब फास्ट चल रहा है, कौन सा धीमे चल रहा है। इस तरह से कुछ आप देख के सड़क पे जान सकते हैं व्हीकल्स कैसे फास्ट चलते हैं, कौन सा फास्ट चल रहा था, कौन सा धीमे चल रहा था। तो अगर हम लोगों को मालूम हो कि एक समय के अंदर कितनी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें से फास्ट चल रहा था, कौन सा स्लो चल रहा था। अगर हम लोगों को मालूम हो कि एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर जो जितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने चली है, ये हम लोगों को मालूम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। अब आप अगर अपने दोस्त को बस स्टैंड पे छोड़ने गए हैं, मान लीजिए सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस। अब आपने अपनी साइकिल उसी समय स्टार्ट की है जब आपके जो बस है आपके फ्रेंड को लेके जो जा रही है वो भी उसी समय स्टार्ट हुई, और आपने अपनी साइकिल को उठाया तभी वापस आने के लिए घर। अब अगर आप 5 मिनट के बाद अगर देखोगे तो आप जितनी डिस्टेंस आपने कवर की होगी उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो बस उसी समय पे, क्योंकि वो भी स्टार्ट हुई थी उसी समय पे आपने भी साइकिल को पैडल मारना शुरू किया था, तो आपसे तो बहुत ज़्यादा तेज आपकी बस गई होगी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस आपने कवर की होगी उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बस ने कवर की होगी। तो इस तरह से आप जाहिर सी बात है पता लगा सकते हो कि बस जो है ज़्यादा तेज चलती है। ठीक, अब हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो तेज व्हीकल होता है, जो फास्ट होगा व्हीकल, उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। किसी रेस में मान लीजिए एक 100 मीटर की रेस है, तो उसमें आराम से हम लोग पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा जो विनर है उसने सबसे कम टाइम लिया होगा, तभी तो वो विनर बना, तो उसकी स्पीड जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे आ गया स्पीड। ठीक है, जैसे आपने ये 100 मीटर वाली रेस की बात की कि 100 मीटर रेस में अगर कोई इंसान सबसे कम टाइम ले रहा है किसी डिस्टेंस को पूरा करने में, वो 100 मीटर की डिस्टेंस को पूरा करने में उसको सबसे कम टाइम लग रहा है, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का कॉन्सेप्ट स्पीड का। तो अब हम लोग देखते हैं स्पीड क्या चीज़ है। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो फैमिलियर हो ही चुके हो स्पीड टर्म से कि स्पीड का मतलब क्या है। यहाँ पे इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। अब कोई गिवन डिस्टेंस थी, उसको कोई व्हीकल कम समय में कवर कर रहा है, तो वही वहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी ना, उसकी स्पीड तेज होगी तभी उसने जल्दी से कवर कर लिया। या और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम में अगर वो अपना डिस्टेंस को पूरा कर ले रहा है तो भी वहाँ पे स्पीड आ गई, है ना, कि उसकी कुछ स्पीड के साथ उसने अपना गिवन टाइम के अंदर अपनी डिस्टेंस को पूरा कर लिया। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। अब अगर हम लोग को मालूम करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, तो उसके लिए अगर उनमें कंपेयर करना हो कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो कौन सा तेज चल रहा है, कौन सा उससे थोड़ा सा पीछे रह गया, उसके लिए अगर हम लोग को उसकी डिस्टेंस मालूम हो, ठीक है, उसकी डिस्टेंस मालूम हो और कितने टाइम में उसने उसको कवर किया है, या अगर एक सिमिलर टाइम में मान लीजिए मान लीजिए आपको 1 घंटा दे दिया गया, ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर मान लीजिए एक बस ने कुछ किलोमीटर जैसे 60 किलोमीटर मान लीजिए कवर कर लिया 1 घंटे के अंदर, और वहीं पे दूसरी बस जो थी उसने 50 ही किलोमीटर कवर किया, तो जाहिर सी बात है 60 वाला जो होगा वो आगे होगा, फास्ट होगा, है ना। तो इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कौन सा इसमें से फास्ट था। तो जो जिसने 60 डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तेज़ था, जिसने 50 की है वो इससे रिलेटिवली धीमा था। तो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी एक निश्चित समय में गिवन टाइम में किसी यूनिट टाइम में, है ना, उसमें अगर उसकी डिस्टेंस हम लोगों को मालूम चल जाए कि कितनी किसी ऑब्जेक्ट ने कवर की है, तो वही वहाँ से हम लोग उसकी स्पीड बता सकते हैं। मतलब ये है कि किसी एक निश्चित समय में कोई एक अगर यूनिट टाइम वहाँ पे है, अगर कोई निश्चित समय है, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस मूव की है वही उसकी स्पीड कही जाएगी। ठीक है, तो वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कही जाएगी। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour। अब अगर हम लोग कह दें कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर वो कार 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को जब कवर करेगी तो उसकी स्पीड 1 घंटे में कितनी हुई, 50 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि कार जैसे अब कार है कोई चली,
तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चली हो। जब स्टार्ट होते के साथ ही वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी ना चलने लग गई होगी, कभी धीमी हुई होगी, कभी बीच में ब्रेक मारा होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ले के आ रहे हैं यूनिट टाइम, ठीक है। एक कोई यूनिट टाइम ले रखा है हमने कि 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर वो जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी, तो मान लीजिए 50 किलोमीटर उसने तय किया है, ठीक है, उसमें वो धीमी भी हुई होगी, तेज भी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तो कवर कर ली है ना उस यूनिट टाइम के अंदर, तो इसलिए इसकी स्पीड हम लोग 50 किलोमीटर्स पर आवर मान ले रहे हैं। क्यों? ये एक हिसाब से इसका एवरेज ले लिया गया है। उसमें कभी हो सकता हो 80 पे भी चली हो, कभी हो सकता हो 30 पे भी चली हो, कभी 10 पे भी चली हो, कभी 100 पे भी चली हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो 50 किलोमीटर ही गई, तो इसलिए उसका जो स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर सी होगी। तो स्पीड को हम लोग नॉर्मली लेने के लिए हम लोग एवरेज उसका ले लेते हैं। एवरेज स्पीड हम लोग जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वो उसकी एवरेज स्पीड ही होती है। और इस किताब में हम लोग स्पीड जहाँ भी टर्म यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा एवरेज स्पीड, ठीक है, ना कि कोई एक इंस्टेंट टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ किसी एक नॉर्मल एक टाइम उठा लिया, उस पर हम लोगों ने देख लिया कि इसमें 10 की स्पीड से चल रही है, इसमें 100 की स्पीड से चल रही है, ऐसे नहीं देख रहे हैं हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ भी स्पीड टर्म लेंगे हम लोग। फिर तो यहाँ से हम लोग का प्रूफ क्या हुआ कि स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई होगी इन टोटल टाइम टेकन, और जो उसमें जो यूनिट टाइम उसका लगा होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे टाइम लगा और जितनी उसने डिस्टेंस कवर की, इसको जब हम लोग इस तरह से रखेंगे तो आपकी स्पीड निकल आएगी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप लोग प्रॉपरली याद रखिए, बहुत काम का है आपके। अब अगर यही मान लीजिए जो स्पीड आपकी कार की थी 1 घंटे में 50 थी, फिर अगले घंटे में मान लीजिए जाके वो 100 हो गई, यहाँ स्पीड से मतलब एवरेज स्पीड, उस घंटे में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? तो पहले घंटे में मान लीजिए 50 थी, दूसरे घंटे में जाते हुए उसकी 100 हो गई स्पीड, फिर तीसरे घंटे में हो सकता हो 20 हो गई। तो इस तरह से अगर वो चेंज करती रह रही है, ठीक है, अगर उसका जो स्ट्रेट लाइन में अगर उसका मोशन जैसे चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बार बार चेंज होती जा रही है, हर घंटे हर टाइम के साथ उसका स्पीड में चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम लोग किस मोशन में कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वो मोशन होगा उसका, एक जैसा मोशन नहीं है उसमें, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो 50 50 50 ऐसे लगातार चलती रहती, कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहती, तो वो कही जाती यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर मोशन में है, उसका सिमिलर स्पीड लगातार उसकी मेंटेन है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहा गया। और जब चेंज होता रहेगा, उसके जो स्पीड में चेंज होता रहेगा बार बार, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। अब इसमें जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला जो स्ट्रेट लाइन में जो आपका व्हीकल चल रहा होगा या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड जो होगी उसकी अगर और पूरे पूरे की एवरेज निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए हर घंटे का हम लोग एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, पहले घंटे का 50 था, अगले घंटे का 100 था, फिर उसके बाद उसका मान लीजिए 80 हो गया तीसरे घंटे में, ये फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, तो फर्स्ट आवर की 50 थी इसकी एवरेज स्पीड पहले घंटे में, ठीक, फिर दूसरे घंटे में 100 थी, फिर तीसरे घंटे में 80 थी, इस तरह थी। अब इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कुछ आपकी एवरेज स्पीड बटे इसको प्लस सबको जोड़ के आप बाई 3 कर देंगे तो आपको इसकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। लेकिन ये कहाँ किस में जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, तो इसमें ये स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी, जो भी आएगी वो चेंज आएगी कुछ। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन था, इस स्ट्रेट लाइन में जब यूनिफॉर्म मोशन में था, तो जो आपकी स्पीड एक्चुअल होगी, मान लीजिए 50 की स्पीड है, वही उसकी हर घंटे ही 50 चलती जा रही है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी वही उसकी एवरेज स्पीड भी होगी, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड होगी वही एक्चुअल स्पीड होगी, और जो एक्चुअल स्पीड होगी वही उसकी एवरेज स्पीड होगी। अब आपको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मालूम ही चल गया था। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको जैसे यूनिट टाइम बताया गया था, किसी एक समय के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उससे उसकी स्पीड निकल रही थी। फिर अगर आपको डिस्टेंस पता हो, है ना, कि मान लीजिए इतनी डिस्टेंस है और वो इतनी स्पीड से चल रहा है, तो आप उसका टाइम भी निकाल सकते हो कि कितने टाइम में उसने उतनी डिस्टेंस को कवर किया। जैसे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये दे दी गई, और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी अगर इसकी स्पीड इतनी है और इतनी इसकी डिस्टेंस है, तो आप टाइम नहीं निकाल लोगे। 50 इधर रखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था आपका फॉर्मूला,
तो 50 इधर रखिए, इक्वल टू में क्या आएगा, डिस्टेंस रख दीजिए 50 अपॉन टाइम। टाइम जैसे ही आप इधर ले जाओगे तो आपका 50 अपॉन 50, तो टाइम कितना आ गया आपका, 1 घंटा, है ना। तो 1 घंटा यहाँ पे इसका टाइम निकल के इस तरह से आ गया। तो वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड बताना चाहें तो अगर उसका टाइम हम लोग को मालूम चल जाए तो हम लोग आराम से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं कि किसी एक टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। आपने डिस्टेंस मेज़र करने के लिए क्लास 6 में पढ़ ही लिया था, कैसे आप लोग जैसे टेप वगैरह की मदद से आप कैसे चेस्ट नाप रहे थे या पेड़ की गोलाई को नाप रहे थे कि कितना चौड़ा है, कितना आप किसी रेक्टेंगुलर फील्ड को नाप ले रहे थे, है ना। तो कुछ इस तरह से आप लोग डिस्टेंस को मेज़र करना जान रहे हैं, किस तरह से मेज़र किया जाता है। फिर आपको अगर टाइम को मेज़र करना है तो कैसे आप करोगे, ये हम लोग आगे देखते हैं। मेज़रमेंट ऑफ टाइम। आपके घर में अगर क्लॉक ना हो तो आप दिन का क्या टाइम हुआ है आप कैसे बताओगे, मुश्किल होगा बताना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो पहले के हम लोग के एंसेस्टर्स थे, जो एल्डर्स थे हम लोग के, वो लोग किसी चीज़ की शैडो को देख के ही, है ना, मान लीजिए किसी पेड़ की है या किसी आदमी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो को देख के वो लोग बता सकते थे कि दिन का क्या समय हुआ होगा। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट टाइम उसका निकाल लेते थे। या जैसे आपको आप जैसे सन में आप जब खड़े होगे तो आपकी शैडो फॉर्म होगी, है ना। वो शैडो आपको मैंने शैडो भी बता रखी है किस तरह से बनती थी, क्या थे, है ना, आपका क्लास 6 की चैप्टर्स में आपने देख रखा है। तो उस शैडो के थ्रू भी एंसेस्टर्स जो है आराम से बता लेते थे कि क्या दिन का समय हुआ होगा। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मुश्किल है हम लोगों के लिए, हम लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़। हाउ डू वी मीज़र टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर। अब कैसे हम लोग किसी मंथ में कितना टाइम इंटरवल होता है, या किसी एक साल के अंदर, या कितने साल के अंदर, किसी कुछ जैसे 5-6 साल ले लिया है तो उसमें कितना टाइम पीरियड होगा। तो इस तरह से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कितना किसी एक डेफिनेट चीज़, अगर हम लोग मंथ मान लिए तो मंथ के अंदर कितना टाइम इंटरवल हुआ और किसी साल के अंदर कितना टाइम इंटरवल हुआ, ये चीज़ हम लोग कैसे मीज़र कर सकते हैं। तो our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time। हम लोगों के जो एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने क्या देखा कि नेचर के अंदर कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं किसी एक निश्चित अंतराल पे। ठीक है, किसी डेफिनेट इंटरवल पे जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे उन्होंने देखा सूरज जो होता है वो हर दिन सुबह निकलता है, फिर उन्होंने इससे क्या निकाल लिया, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। तो इससे उन्होंने क्या निकाल लिया कि अब हर रोज ही सूरज निकल रहा है, तो आज का निकला और कल का निकला, तो इसके बीच का जो टाइम इंटरवल हुआ उसको उन्होंने एक दिन में मान लिया कि वो एक दिन हो गया। उसी तरह से जब एक नया मून निकला और दूसरा जब निकला, उसके बीच का जो टाइम पीरियड हुआ उसको उन्होंने एक मंथ मान लिया। न्यू मून क्या होता है, जो एकदम डार्क आपको दिखाई पड़ता है, जब मून आपको दिखाई ना पड़े एकदम अंधेरी रात, तो वो मान लीजिए आप वो न्यू मून हुआ। फुल मून जब आपको पूरा पूरा चांद दिखाई पड़ता है, पूरा ही दिखाई पड़े गोल उसका आकार, तब वो फुल मून हुआ। तो इसको पूरा करने में मान लीजिए 29.5 डेज लगभग मून को लगते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आगे चल के इसकी पूरी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट करता है, क्या होता है, सब चीज़ें आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगी। तो न्यू मून आप समझ गए ना। तो इस तरह से कुछ अगर एक मंथ में जैसे शुरुआत में न्यू मून निकला होगा, फिर अगले मंथ की शुरुआत में न्यू मून निकला, तो उसके बीच के इंटरवल को उन्होंने एक मंथ मान लिया कि एक मंथ हो गया आपका 30 दिन का हो गया मान लीजिए। और इसी तरह से एक साल को क्या मान लिया गया, जो अर्थ एक चक्कर पूरा लगाता है सन का, तो उसको एक साल मान लिया गया। इसी तरह से ऑफन वी नीड टू मीजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। अब कई बार हम लोगों को ऐसे भी टाइम इंटरवल्स को निकालना पड़ जाता है जो किसी एक दिन की समय से भी बहुत छोटे होते हैं। तो उसको मीज़र करने के लिए जो क्लॉक्स और वॉचेस हम लोग यूज़ करते हैं वो आराम से इन सब चीज़ों को यूज़ करने, इनका समय बताने के लिए आराम से हम लोग को अवेलेबल करती हैं। इनसे आपको दिन के बीच का कोई भी समय कभी भी मालूम चल सकता है। आपने देख लिया, आपको मालूम चल गया कि क्या इस समय दिन का समय क्या हो रहा होगा। फिर हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मीजर टाइम। अब ये जो आपकी क्लॉक्स हैं या वॉचेस हैं कैसे मीज़र कर रही हैं टाइम को, क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है। तो जो क्लॉक्स की वर्किंग होती है वो तो कॉम्प्लेक्स होती है, मान लीजिए कठिन होती है थोड़ी सी, किस तरह से निकाला जाता है ये चीज़ आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सभी जो होती हैं वो किसी ना किसी पीरियोडिक मोशन का यूज़ करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जो आपने सिंपल पेंडुलम सुना होगा ना, उसमें पीरियोडिक मोशन में आपने देखा था उस क्लास 6 के चैप्टर में। तो
कुछ इस तरह की जो क्लॉक्स होती हैं, मान लीजिए अब इसका टू एंड फ्रो मूवमेंट लगातार हो रहा होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, इस तरह से लगातार ये चलता रहेगा। तो इससे यूज़ करके क्लॉक जो है अपना समय निकालती होगी यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्लॉक्स और वॉचेस जो होती हैं आपकी समय बताती हैं। तो पहले तो इस तरह की वॉचेस आपने देखी होंगी कभी, अभी भी आती हैं पेंडुलम वाली वॉचेस, और नॉर्मल जो यूज़ होती है कुछ इस तरह की वॉच देखी होगी आपने, और अब तो इस तरह की डिजिटल वॉचेस भी आ चुकी हैं। ये देखिए इस तरह की आपको वॉचेस भी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल पेंडुलम पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ है। तो एक जो सिंपल पेंडुलम होती है उसमें एक मेटेलिक बॉल लगी होती है, मान लीजिए इस तरह की आपकी एक ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये मेटेलिक बॉल है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें मेटेलिक बॉल लगी होगी और एक स्ट्रिंग अटैच होगी उसमें जो उसके लेंथ का काम करेगी, ठीक, और कहीं से वो लटका होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए सिंपली आप समझिए, ये मान लीजिए आपको अगर करके देखना है, तो आपके पास अगर बॉब नहीं है तो आपने रुमाल ले ली, उसके अंदर कोई हल्का सा छोटा सा या थोड़ा सा भारी सा कोई पत्थर एक आपने बांध लिया, ठीक, उसको आपने बांध के रुमाल को ऊपर से डोरी से बांध लिया और उस डोरी को कहीं पे आपने लटका दिया, ठीक है। तो ये आपकी डोरी जो होगी वो स्ट्रिंग का काम कर जाएगी, और जो आपने रुमाल के अंदर पत्थर बांध के रखा है वो आपका बॉब का काम कर जाएगा। ये जो आपका ये वेट आप लटका रखे हैं इसको हम लोग बॉब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप मान लीजिए आपने ये जो रुमाल में बांध के आपने पत्थर बनाया है, ये आपका बॉब बनाया है, ये आपका ये लगा हुआ है, और ये आपकी रस्सी है, ये यहाँ पे ये अटैच करके आपने टांग रखा है इसको। तो कुछ इसको आप इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। इसका आप ये मान लीजिए ओ पोजीशन है इसकी, ठीक है। ये आप अभी जब लटका हुआ है एकदम रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये मान लीजिए इसकी ओ पोजीशन है, यहाँ पे आपने ओ पॉइंट मान लिया इसका। फिर जब आप इसको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसकी एक पोजीशन ले लीजिए बी, जहाँ से आप छोड़ोगे उसको, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पीछे ले गए, फिर यहाँ से आपने उसको छोड़ दिया। अब छोड़ेंगे तो ये वापस से इधर जाएगा ओ तक, फिर ओ से और आगे जाएगा ए तक, ठीक है। फिर ए से फिर वापस आएगा ओ पे, और ओ से फिर वापस जाएगा बी पे जहाँ से आपने छोड़ा था। तो जब ये पूरा मोशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक ऑसिलेशन हो गया इसका, ऑसिलेशन। जब टू एंड फ्रो मूवमेंट इसका पूरा पूरा हो गया तो इसको हम लोग एक ऑसिलेशन कह देंगे। तो यहाँ पे आपने जितना, जब आप इसको छोड़ोगे तो जितना टाइम यहाँ पे लिया होगा इसको ओ तक आने में, वही सेम टाइम इसको लगा होगा ए तक जाने में, और ए से फिर वापस आने में उसको वही सिमिलर टाइम लगा होगा ओ तक, और ओ से फिर बी तक आने में फिर वही सिमिलर टाइम लगा होगा। तो इस तरह से कुछ लगातार आप देख रहे हैं, कुछ पीरियोडिक मोशन इसमें लगातार होता जा रहा है। एक मिनट साफ कर लूँ इसको। तो इस तरह से कुछ इसमें लगातार पीरियोडिक मोशन आपका होता जा रहा था। तो ये जो पीरियोडिक मोशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ठीक है। तो ये आगे पीछे बार बार हो रहा है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है इसका, इसलिए इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कब पूरी हुई थी आपको मैंने बता दिया, जब मान लीजिए ओ से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो ओ से जब ए पे गया, ए से जब ओ पे आया, और नहीं एक मिनट, ओ से मान लीजिए आप बैक ले गए थे पीछे, है ना, तो बी पे गया, बी से आपने जब छोड़ा तो पहले ए पे गया होगा, ओ पे गया होगा, फिर ए पे गया होगा, फिर ए से फिर ओ पे गया होगा, फिर बी पे आया होगा। तो जब ये कंप्लीट करके बी से निकला, ओ पे गया, ओ से गया ए की तरफ, ए से फिर ओ पे आया, ओ से फिर बी पे आ गया, तो जब ये पूरा पूरा जाके वापस आ जाएगा बी पे, तो ये इसका एक ऑसिलेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये जब एक कंप्लीट इसका हो जाएगा टू एंड फ्रो मूवमेंट, तो ये एक ऑसिलेशन उसका कह दिया जाएगा। तो ये तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई। मान लीजिए बी से आपने स्टार्ट किया था, तो ये ए पे गया, फिर बी पे आया, है ना, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए ओ से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ओ से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, फिर बी से ओ पे आया, जब ये इतना पूरा करेगा, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से फिर ओ पे आया, तब इसका एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ पे जब ओ से ओ पॉइंट से लेंगे तो ये एक मिडिल पॉइंट इस पे हो गया, ये भी इसका ये चीज़ भी एक ऑसिलेशन माना जाएगा, ठीक है। और जब ये एक्सट्रीम पॉइंट से कभी बी से लिया गया या ए से लिया गया, तो जब ये वापस अपनी जगह पे वापस से टू एंड फ्रो मोशन करके आ जाएगा, तो वो उसका एक ऑसिलेशन कहा जाएगा। और इस एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना उसको समय लगा, उसको हम लोग इसका टाइम पीरियड कह देंगे, ठीक है। अब ए से बी पे गया, बी से फिर वापस ए पे आया, तो इसमें इतना करने में इसको जितना टाइम लगा इस एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, वो इसका टाइम पीरियड कहा जाएगा। अब हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। मैं वैसे आपको ये बता चुका हूँ, जो आपको जैसे
यहाँ पे जो चीज़ दी है आप पढ़ के देख सकते हैं। आपको एक, मान लीजिए आप एक रस्सी ले लिए, आपको जो मैंने बताया था ना, एक रस्सी ले ली और एक रुमाल में आपने बांध लिया थोड़ा सा वेट कोई, उसको आपने बॉब की तरह यूज़ कर लिया और उसको स्ट्रिंग को अटैच कर दिया कहीं पे, और उसके बाद आप उसको पीछे करके छोड़ेंगे तो ऐसे ही उसमें कुछ ऑसिलेटरी मोशन आपको दिखाई पड़ेगा। तो यही आपको इस एक्टिविटी में करना है। इससे आप लोगों को निकालना है कि हाँ कितने टाइम पीरियड के अंदर उसने एक ऑसिलेशन पूरा किया, क्या किया, है ना। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है। यहाँ पे स्टॉप वॉच वगैरह आप यूज़ करके निकाल सकते हैं आराम से। तो कुछ इस तरह का आपका सिंपल पेंडुलम का जो मोशन था, जो ऑसिलेटरी मोशन था, उसका यूज़ करके आपकी पेंडुलम वाली जो वॉचेस थी वो बनती थी, या पुराने समय में जो वॉचेस यूज़ करती थी इस तरह का मेथड, इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ करके वो टाइम बताती थी। लेकिन नाउ अडेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो अब के समय में जो घड़ियाँ हैं उनमें कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होती है विद वन और मोर सेल्स। उसमें या तो एक सेल पड़ता है, या आपने देखा होगा 2-3 सेल आप डालते होंगे। तो इस तरह से कुछ उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होता है जो टाइम हम लोगों को बताता है। अब इनमें होता क्या है, ये क्वार्ट्ज क्लॉक्स कही जाती हैं, ठीक है। ये क्वार्ट्ज की बनी क्लॉक्स कही जाती हैं। द टाइम मेजर्ड बाई क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाई द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। जो पहले की वॉचेस थी, जो पेंडुलम वाली वॉचेस थी, इनसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती हैं ये क्वार्ट्ज वाली वॉच, ठीक है। इसमें क्वार्ट्ज यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू ये टाइम और ज़्यादा एक्यूरेट बताती हैं। अब आगे जो यूनिट्स ऑफ टाइम और स्पीड है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है और पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन जो है आपका, है ना, वो आपने देखा था किसी एक समय के अंदर जो अपना वापस से अपनी रोटेशन मान लीजिए कर रहा है। जो आपका सन था वो रोटेट कर रहा था, सॉरी रिवॉल्व कर रहा था आपके सन के चारों ओर। जो रिवॉल्यूशन था उसको हम लोग एक पीरियोडिक मोशन मान रहे थे, है ना। तो क्या ये जो आपका रिवॉल्यूशन था ये टू एंड फ्रो मोशन था? इसमें टू एंड फ्रो मोशन तो आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ा। ये लगातार ऐसे 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 चलता जा रहा है ना। सन के आर पार ये जो है कर तो पीरियोडिक मोशन रहा है, लेकिन ये लगातार एक ही पाथ में घूमता जा रहा है। ये इसमें कोई पेंडुलम जैसा टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं था, मोशन नहीं था उसमें, है ना। कुछ इस तरह का मोशन इसमें नहीं था। तो जहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होगा वहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन ये कहा तो आपका पीरियोडिक मोशन भी जाएगा, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन जितने भी होते हैं उनको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए टू एंड फ्रो मोशन उसका ज़रूरी है, और पीरियोडिक मोशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन को भी कहा जा सकता है। और कोई आप इस तरह से ये जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है अर्थ, इसको भी हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, है ना। तो इसलिए जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं वो तो पीरियोडिक मोशन हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।